हे गाइस, दिस इज पी टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ जो है एक नई सीरीज को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम है द डेविल्स रेन। और ये मैं आपको बताना चलूं कि ये अभी जो है एक ऑन गोइंग सीरीज है, यानी कि इसके इश्यूज अभी हर महीने के हिसाब से एक एक करके रिलीज हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में जाके ये नहीं कहिएगा कि मैं इसका फौरन से दूसरा इशू भी अपलोड कर दूं, क्योंकि वो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। लेकिन चलिए इस पूरे के पूरे जबरदस्त किस्म की स्टोरी से शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते चलूं। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि 2006 के अंदर मार्वल का एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट किस्म का इवेंट हुआ था जिसको सिविल वॉर के नाम से हर कोई जानता ही है। तो बस समझ लीजिए कि जिस तरह से मार्वल का सिविल वॉर का इवेंट हुआ था उसी तरीके से ये डेविल रेन के अंदर उसकी कहानी को वहीं से पिक किया गया है, या उसी तरह से उसको बनाने की कोशिश की गई है। अब वो कैसे बनाने की कोशिश की गई है ये जब मैं इशू शुरू करूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये स्टोरी जो है ये मोस्टली बेस करती है डेयरडेविल और उसके अराउंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं। और इस पूरी की पूरी स्टोरी का जो मेन विलन हमें दिखाया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है। लेकिन आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है कि जो चीजें आपसे छूट चुकी हैं उनको समझने के लिए जैसे जैसे जो चीज सामने हमारी स्टोरी में आती रहेगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी कहां से कनेक्ट हो रही है। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये ऑसम सीरीज को मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इसका एपिसोड फौरन से फौरन अपलोड करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली 2 हफ्ते पहले होती है मेडिटेरियन सी के अंदर, जहां हम देखते हैं कि एक जबरदस्त किस्म की यॉच है जिसके अंदर 2 बहन भाई आपस में बैठ के यहाँ पे अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इतनी देर में उसकी सेक्रेटरी आके कहती है कि पॉलिटिकल फ्यूचर ग्रुप्स वाले जो हैं आपको 6 बजे की मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो वहीं से वो कहती है कि वेरी वेल सिल्विया, हम लोग वहां पे कुछ देर में पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से वो लोग आज हमें यहाँ पे बात करने के लिए बुला रहे हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर जो इलेक्शन होने वाले मेरे भाई। तो वहीं से उसका भाई बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से दूसरी बातों के साथ ये बात भी जरूर की जाएगी। तुम्हें क्या लगता है आना, हमें क्या करना चाहिए? हमने मिस्टर फिस्क को जो है वहां का मेयर बनाया था ताकि वो इंटरेस्टिंग चीजें कर सकें और हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ी इंजॉयमेंट ला सकें, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही करा है। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि उन्होंने हेल किचन के अंदर उधम मचा के रखी हुई है और एक हमारे दोस्त को भी मर्डर कर दिया है। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो दोनों बहन भाई आपको नजर आ रहे हैं ये एक तरह के बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं जिनके हाथों में सारी की सारी चीजों के कमांड मौजूद होते हैं। तो जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर है वो कोई और नहीं बल्कि विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन है। तो आप पूछेंगे कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि किंगपिन जैसा विलन जो है आखिरकार वो हीरो कैसे बन गया। तो उसके लिए हमें कुछ सालों पहले जाना पड़ेगा जब यहाँ पे सीक्रेट एम्पायर का इवेंट हुआ था, जब कैप्टन अमेरिका जो है हाइड्रा के एजेंट बन गए थे और पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया गया था। तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि न्यूयॉर्क सिटी को जो एक अल्टीमेट डार्कनेस के अंदर फंसा दिया गया था। एक तरह की डार्कनेस जो है न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चढ़ गई थी और ना ही उसकी कोई चीज उससे बाहर जा सकती थी और ना ही कोई चीज अंदर आ सकती थी। तो ऐसे में उस सिटी के जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने जो है बहुत ज्यादा लूट मार करना शुरू कर दी थी, आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। तो तब जो है किंगपिन ने इस बात का फैसला करा था कि वो जो है वहां पे आम लोगों की जानें बचाएगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये काम अच्छे करेगा इस मुश्किल वक्त के अंदर आके तो उसका सिला बाद में जरूर मिलेगा। तो उसी तरह जब वहां पे आगे चल के इलेक्शन होते हैं तो किंगपिन उसके अंदर खड़ा होता है, और क्योंकि किंगपिन जो है लोगों का दिल पहले ही जीत चुका था तो लोग उसको मेयर बना देते हैं। तो पिछले 3-4 सालों से कॉमिक्स के अंदर न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर है वो किंगपिन ही है, और आज हमें पता चल रहा है कि इसको मेयर बनाने के पीछे जो लोग मौजूद हैं वो चाहते हैं कि अभी भी ये कुछ टाइम मेयर बना ही रहे। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है 1 हफ्ते पहले शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे हम किसी और के पास नहीं बल्कि डेयरडेविल यानी मैट मैडॉक के पास शिफ्ट होते हैं, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली जो है किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पे किंगपिन से ही मिलने के लिए आया है। इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डेयरडेविल जो है किंगपिन के सामने आता है और कहता है कि आखिरकार तुम हेल्स किचन की सड़कों के ऊपर इतना उथल पुथल क्यों मचा रहे हो? लगता है कि तुम्हें मेरी अटेंशन की जरूरत है तो मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त अपनी नई दुल्हन के साथ घर पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे किंगपिन बहुत ही ज्यादा हमें गुस्से में नजर आ रहा है और एक तरह की फाइल लाके उसके कदमों में लाके फेंक देता है, और वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि मेरे पास इन सारी की सारी फजूल चीजों का वक्त नहीं है, ये क्या चीज है, और वैसे भी मैं अपने रीडिंग ग्लासेस साथ लेके नहीं आया हूँ। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि ये क्या चीज है डेयरडेविल? ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए था। ये एक फोल्डर जो है वो मेरे सेफ के अंदर रखा गया था, जो मेरा प्राइवेट सेफ था जिसके अंदर मेरे अलावा कोई और घुस नहीं सकता है, और इस फोल्डर के अंदर एक बहुत ज्यादा कीमती चीज मौजूद थी जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ था कि डेयरडेविल की आइडेंटिटी। लेकिन अब जब मैंने कुछ दिन पहले इस फोल्डर को खोल के देखने की कोशिश करी तो उसके अंदर के जितने भी पेजेस है जिसके अंदर उसकी आइडेंटिटी लिखी हुई थी अब वो खाली हो चुके हैं या बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी किस्म का गंदा मजाक है कि कोई मेरी जगह के अंदर जो कि इतनी ज्यादा सिक्योर थी और इतनी ज्यादा सीक्रेट थी कि कोई घुस नहीं सकता है, उसने वहां पे जाके ये काम किया हो। एक्सेप्ट उन्होंने ये काम नहीं किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सेफ के अंदर कोई नहीं घुसा है। क्या उन्होंने ऐसा किया है? मैं इस बात को फील कर सकता हूँ डेयरडेविल, तुमने मेरे दिमाग के साथ कुछ किया है। आखिरकार तुम हो कौन? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ पे इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि आप सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे जैसा मैं था पहले।
तो यहाँ पे दरअसल हो ये रहा है कि बेसिकली डेयरडेविल की जो सीक्रेट आइडेंटिटी है वो दुनिया भर में सबको पता थी कुछ टाइम पहले तक, यानी कि सब जानते थे कि मैट मैडॉक ही डेयरडेविल है, और इसी तरह किंगपिन भी जानता था इस बात को, और तो उसने अपने पास एक फाइल बना के रखी थी जिसमें उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। लेकिन इसी तरह किंगपिन बता रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले जब उसने दोबारा उस फोल्डर को चेक करा, उस फाइल को चेक करा, तो उसके पन्ने खाली थे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा था, और ये दुनिया भूल चुकी है कि डेयरडेविल ही मैट मैडॉक है। तो आखिरकार ये क्या हुआ है, किंगपिन यही पूछने के लिए उसके पास आया है। तो इससे पहले एक रिसेंटली एक स्टोरी गई थी डेयरडेविल की इशू नंबर 36 के अंदर, जहाँ पे जो है दरअसल पर्पल मैन उसके कुछ बच्चे वगैरह मौजूद होते हैं, और वो अपने बच्चों को जो है दुनिया भर में जो उसने किए होते हैं उनको जमा करके उनकी पावर्स को अपने अंदर लेना चाह रहा था ताकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान बन सके। तो वहीं पे उसी पूरे के पूरे भगदड़ के बीच में जब डेयरडेविल का उससे मुकाबला होता है तो उसके एंड में जो है बेसिकली पर्पल मैन की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी को भी कुछ भी भुलवा सकता है। तो डेयरडेविल बेसिकली उसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को दुनिया भर के सारे लोगों के दिमाग से मिटा देता है, और यही बात किंगपिन को तंग कर रही है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डेयरडेविल जो किंगपिन को जवाब देता है उससे किंगपिन की बहुत ही ज्यादा हट जाती है, क्योंकि वो कहता है कि सॉरी विल्सन, इसी वजह से तो उसको सीक्रेट आइडेंटिटी कहते हैं कि किसी को पता ना चल सके। और ये बात सुन के हम देखते हैं कि डेयरडेविल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेयर किंगपिन खड़ा हुआ है और कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी और उसके रहने वालों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी सिटी के ऊपर मुस्तकिल एक के बाद एक अटैक ऑफ डिस्ट्रक्शन होते जाते हैं। ये हमारी ग्रेट सिटी जिसको हम खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जो कि आके इसको गिरा देती है, और किसी से मेरा मतलब है सुपर हीरोज से। अभी कुछ टाइम पहले जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर डार्क एलियंस आ गए थे, जो कि यहाँ पे वो रेफर कर रहा है किंग इन ब्लैक के इवेंट को, तो वो बताता है कि किस तरीके से ये एलियन जो है सबसे पहली बार हमारी अर्थ पे स्पाइडरमैन की वजह से ही आया था। इसके अलावा कुछ टाइम पहले जो आईसी स्टॉर्म्स हमारी दुनिया के भर के ऊपर आ गए थे और हमारी पूरी दुनिया बर्फ की हो चुकी थी, तो वो लोग भी कहीं और से नहीं बल्कि थॉर द गॉड ऑफ थंडर की वजह से आए थे। तो ये सारे के सारे दुश्मन हमारी सिटीज के ऊपर आके अटैक इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इन सुपर हीरोज को अपने शहरों में आने की इजाजत देते हैं। हम इन सुपर हीरोज की ताकत के आगे मजबूर हैं क्योंकि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। हम उनको जो है खुलेआम इस शहर के अंदर घूमने देते हैं और वो फिर असली रंग हमारे सामने दिखाते हैं। और जब कभी तुम किसी सुपर हीरो को उसके क्राइम के लिए अक्यूज करने की कोशिश करो, जिस तरीके से डेयरडेविल ने कुछ टाइम पहले एक आदमी का मर्डर किया था, तो गवर्नमेंट उनको ये कह के छोड़ देती कि उन्होंने इसकी जगह बहुत ज्यादा लोगों को बचाया भी है, उनको स्पेशल फेवर दिया जाता है। वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो टेरर फैला सकते हैं, वो वायलेंस कर सकते हैं, वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब से ये कहानी इस तरह से नहीं चलेगी, क्योंकि अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कुछ टाइम के बाद ही मैं जो हूँ एक लॉ पास करने वाला हूँ। मैंने अपने जबरदस्त किस्म के वकीलों के साथ बैठ के एक ड्राफ्ट को पास करवाया है जिसका नाम है द पावर्स एक्ट। जैसा कि अभी आप जानते ही होंगे कि फेडरल लेवल के ऊपर कुछ टाइम पहले एक और लॉ को पास किया गया था जिसके अंदर जो कोई भी सुपर हीरो 21 साल से नीचे का है तो वो अपनी पावर्स को खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि सुपर हीरो चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन हम उनको ऐसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकते हैं। ये सारे के सारे सुपर ह्यूमंस हमारे लिए ही सबसे बड़ा खतरा है, ना कि ये हमें बचा रहे हैं। मैं तुम सारे सुपर हीरोज को बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग हमसे बेहतर नहीं हो, क्योंकि इस शहर के अंदर रहने वाले लोग वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, वो अपने लिए घर बनाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। अब ये सिकनेस और ज्यादा नहीं फैल सकती हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर तुम सोसाइटी की मदद करना चाहते हो तो इसका पार्ट बन के करो, इससे ऊपर उठ के नहीं। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे किंगपिन ने आज एक तरह का नया लॉ पास करवाया क्योंकि वो सिटी का मेयर है कि अब कोई भी सुपर हीरो जो है वो खुलेआम काम नहीं कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा है जिस तरह से सिविल वॉर के शुरू में हो रहा था, और ये सब मेयर फिस्क इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी डेयरडेविल से हट चुकी है। वो हीरोज को जो है बर्बाद करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि डेयरडेविल ने उसके दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ करी है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां से विल्सन फिस्क अंदर की तरफ चले जाता है और वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तो वहीं से उसकी जो दुल्हन होती है वो कहती है, विल्सन क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये एक अच्छा आइडिया है? देखो मुझे लड़ाई से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ कि वो लोग तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि मैरी माय डियर, अगर वो आते हैं तो उनको आने दो, मैं उनको अच्छी तरीके से निपटा दूंगा। उसी तरह हम यहाँ से अगले पल न्यूज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हर तरफ पावर एक्ट की चर्चा चल रही है, और इसी तरह यहाँ पे हम जर्नलिस्ट बता रहे होते हैं कि किस तरीके से सुपर हीरो बैंड जो है इस सिटी के अंदर लगना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इस सूट को जो है पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फॉलो किया जाएगा, इस बारे में अभी तक प्रेसिडेंट ने अपना कोई भी बयान नहीं दिया है। इसी तरह हम टोनी स्टार्क के पास शिफ्ट होती है जो कि कहता है कि हम लोग इस रोड के ऊपर पहले भी चल चुके हैं, एक बार पहले भी सुपर हीरोज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई थी। तो वहीं से टोनी बोलता है कि हम इससे पहले भी इस रोड के ऊपर चल चुके हैं। सुपर हीरोज का एक पर्पस है जिसके लिए वो बनाए गए हैं, उनको जो है काम करना है ताकि वो न्यूयॉर्क और इस पूरी की पूरी दुनिया के लोगों को सर्व कर सकें, और वो बार बार हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। ये एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट मूव है जो कि गैंगस्टर की तरफ से लिया गया है, क्योंकि बहुत जल्द उसका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो खत्म होने वाला है, उसको दोबारा इलेक्शन के अंदर खड़ा होना होगा। तो इसलिए वो लोगों का दिल जीतने के लिए सब कुछ कर रहा है। उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक नए थंडरबोल्ट यूनिट को जो है स्पेशलाइज किया गया है ताकि वो इस तरह के सुपर ह्यूमन थ्रेट से मुकाबला कर सकें। तो यहाँ से बिल्कुल जो है मुझे सिविल वॉर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि सिविल वॉर ही वो इवेंट है जिसके अंदर सबसे पहली बार थंडरबोल्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब वो विलन्स की मदद ले रहे थे हीरोज को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की स्पेशलाइज टीम्स वगैरह बनाई जा रही हैं।
इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग यानी कि नॉर्मल पीपल जो हैं वो भी अपने यहाँ पे जो है ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से डेयरडेविल ने एक आदमी का मर्डर करा और उसको कोई सजा नहीं हुई, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे स्टॉर्म जो कि क्रोकोआ से बात कर रही है और कहती है कि क्रोकोआ को जो इस वक्त ह्यूमन लॉस के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। म्यूटेंट जो है वो एक डिप्लोमेटिक ह्यूमैनिटी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि किसी म्यूटेंट के ऊपर इस लॉ को ना लगाओ। लेकिन इसी तरह न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जैसे ही फर्स्ट वेव ऑफ अरेस्ट शुरू की गई तो जो लोग यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे थे इनके बीच एक जबरदस्त किस्म की भगदड़ शुरू हो गई। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मून नाइट को अरेस्ट किया जा रहा होता है, और मून नाइट जैसा कि मून नाइट ही है तो वो यहाँ पे रेजिस्ट करता ही है और सारी की सारी थंडरबोल्ट की टीम की बहुत बुरी तरीके से हालत बिगाड़ देता है। इसी तरह देखते हैं कि जब मून नाइट यहाँ पे सारे के सारे एजेंट्स को निपटा देता है तो अगले पल वहीं से आवाज आती है, मून नाइट AKA मार्क स्पेक्टर AKA अ बंच ऑफ फ्रिकिंग नेम्स, तुम्हें जो है अब अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थंडरबोल्ट की स्पेशलाइज टीम आती है जिसके अंदर सुपर हीरोज और विलन्स को मिला के एक टीम बनाई गई है। और अगर आप इस टीम के ऊपर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको लीड कोई और नहीं बल्कि US एजेंट कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे राइनो मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीम जो कि एक सिम्बियोट है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रो को देखें तो ये इलेक्ट्रो मैक्सवेल नहीं है बल्कि एक ये नई फीमेल इलेक्ट्रो है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थंडरबोल्ट्स की टीम जोरों शोरों से चल रही है मून नाइट को पकड़ने के लिए। और मून नाइट कहता है अगर तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो तो आओ और मुझे पकड़ के दिखाओ। और इसी तरह मून नाइट इन सबसे यहाँ पे अकेला मुकाबला करना शुरू करता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पर शिफ्ट होते हैं माइल्स मोरालेस के पास। तो अगर आपको नहीं पता तो अब माइल्स मोरालेस का कॉस्ट्यूम अभी कुछ टाइम पहले कॉमिक्स के अंदर चेंज किया गया है और सच में ये काफी ज्यादा कूल नजर आ रहा है। और अब देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक जलती हुई बिल्डिंग में से एक बच्ची को बचाता है। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि जब वो माइल्स को यहाँ पे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो यहाँ पे थंडरबोल्ट्स की टीम आ जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वहीं से वो फायरमैन कहते हैं कि मेरे ख्याल से बेटे तुम्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। तो माइल्स बोलता है कि जरा एक मिनट यार मुझे सांस तो लेने दो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वो थंडरबोल्ट एजेंट्स वहाँ पे आके उसको शॉक देना शुरू करते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि इसी बिल्डिंग से कैप्टन अमेरिका भी किसी को बचाते हुए निकलते हैं और कहते हैं कि स्टेप असाइड फ्रॉम दैट यंग मैन, मैं अभी के अभी तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि उस यंग मैन से फौरन पीछे हट जाओ। तो वहीं से एक एजेंट आता और कहता है कि आपको भी अंडर अरेस्ट किया जाता है कैप्टन, क्योंकि एक्ट के मुताबिक आप भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि देखो मैं इस वक्त जानता हूँ कि तुम लोग सिर्फ एक जॉब कर रहे हो, लेकिन हम भी यहाँ पे सिर्फ लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लोग एक नहीं सुन रहे होते और माइल्स मोरालेस को हथकड़ी लगा चुके होते हैं और कैप्टन को भी हथकड़ी लगाना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि वो एक क्रिमिनल है और हमारी नज़र में आप भी सिर्फ एक क्रिमिनल ही हैं। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि अगर मुझे तुम्हारे लॉस को तोड़ना पड़ेगा किसी की जान बचाने के लिए तो इस बात को याद रखना कि मैं हमेशा हर एक बार उस लॉ को तोड़ूंगा। तो इसी तरह कैप्टन अमेरिका उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते कि हम यहाँ पे सिर्फ जाने बचा रहे थे, हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे थे। लेकिन वहीं पे वो जो एक एजेंट होता है वो माइल्स का जो है मार्क्स उतारने लग जाता है। तो माइल्स बोलता है कि नहीं नहीं मेरी फैमिली वो खतरे में पड़ जाएगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और अगले पल ये देखते हुए हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अगले पल अपनी शील्ड को वहां पे स्विंग करते हुए उन सारे के सारे एजेंट के सर के ऊपर मारते हैं और कहते हैं स्पाइडरमैन क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो वहीं से माइल्स बोलता है कि ये जो हथकड़ी उन्होंने लगाई है ये मेरी पावर्स को ब्लॉक कर रखी हैं। तो वहीं से आवाज आती है कि वेल ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं इवेंट को ऑर्ड करने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और इलेक्ट्रा की एंट्री होती है जो कि इस वक्त आपको डेयरडेविल जैसे ही कॉस्ट्यूम के अंदर नजर आ रही है। तो उसी तरह कैप्टन बोलते हैं कि हमारे पास कंपनी है और लोग आ रहे हैं। तो डेयरडेविल बोलता है कि हाँ मैं सुन सकता हूँ, स्ट्रीट लेवल के ऊपर और भी लोग आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि हमें रिट्रीट करने की जरूरत है। इसी तरह देखते हैं कि वो लोग सबवे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे गटर के जरिए नीचे जाते हैं। और वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि हमें 100 मीटर तक स्ट्रेट चलना है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक डोर है जहाँ पे यूटिलिटी रूम मौजूद है, हम कुछ घंटों तक वहाँ पे छुप के रह सकते हैं। तो वहीं से पीटर बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि विल्सन फिस्क इतना खतरनाक किस्म का एक क्रेजी मेयर साबित होगा हमारे लिए। लेकिन ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है ये तो सच में बहुत ज्यादा वाइल्ड है, आखिरकार वो ये सब कर क्यों रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डेयरडेविल बोलता है कि क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसमें मेरी गलती है। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, अपने आप को पागल मत बनाओ। तो माइल्स बोलता है कि क्या मतलब, ये सब कैसे हो रहा है, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि मेरी आइडेंटिटी जिस तरह से तुम्हारी एक सीक्रेट है उस तरह से मेरी कभी हुआ नहीं करती थी, लेकिन मैंने जेबेदिया किलग्रेव के बच्चों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी की दुनिया को भुलवा दिया कि मैं ही डेयरडेविल हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि जरा एक मिनट, तुम कह रहे हो कि पर्पल मैन के बच्चे मौजूद हैं और वो माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ उसके बच्चे हैं और वो माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। और फिस्क इस बारे में जान चुका है कि उसके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको मेरी आइडेंटिटी पहले पता थी और वो समझ चुका है कि मैंने उसके दिमाग से बुलवाने की किसी तरीके से कोशिश करी है और इस सब के अंदर मेरी गलती है, क्योंकि मैं उसको उस दिन वहाँ पे चढ़ा कर आया था जब मेरा उससे सामना हुआ था। मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं शायद उसको ये कह देता कि ये सब मैंने करा है तो ये कभी ना होता। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते कि नहीं तुम बस ये सोच रहे हो क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अगर तुम फिस्क को ना भी बताते या सब कुछ बता भी देते तो तब भी कुछ नहीं बदलता।
फिस्क एक घटिया इंसान है जो कि हमेशा से ऐसे काम करने के लिए ही बना था। तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, फिस्क अपना असली रंग जरूर दिखाता। तो इसी तरह कैप्टन अमेरिका बोलते, देखो मैं तुम सबके बारे में नहीं जानता कि तुम लोग इस वक्त क्या सोचे और क्या नहीं, लेकिन अगर जब तक फिस्क जैसा मॉन्स्टर इस सिटी के अंदर मौजूद है तो मैं तो खामोशी से नहीं बैठने वाला हूँ। तुम्हें जो है उसके सामने हार मानने की कोई जरूरत नहीं है डेयरडेविल, आज नहीं और कभी भी नहीं, बिकॉज अगर तुमने हार मान ली तो वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो कि वो चाहता है। और इसी तरह यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, और अब देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर भी यहाँ पे कुछ जो है एजेंट्स वगैरह यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से, और कह रहे हैं कि हम बैक्स्टर बिल्डिंग की मुकम्मल तौर पे छानबीन करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं और हमारे पास परमिशन है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करके सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेड एजेंट बताते हैं कि अपॉलॉजीज, मुझे माफ कीजिएगा एजेंट वेंस, लेकिन हमारा जो है गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि हमने इतनी बार इस अर्थ को बचाया है तो गवर्नमेंट ने हमें इस बात की छूट दी हुई है कि इस लैब के अंदर हम जो चाहें कर सकते हैं, बस इसका असर किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं अगले पल वहां पे जबरदस्त किस्म के टेंटिकल्स आते हैं और वो दोनों मिस्टर फैंटास्टिक और मिस फैंटास्टिक के गले में लाके कॉलर को बांध देते हैं और वो कहता है कि पावर डैम्पर्स, जो कि बहुत जरूरी हो गए आजकल के जमाने के अंदर ताकि तुम अपनी पावर को इस्तेमाल ना कर सको। उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ऑक्टेवियस, जो कि अब थंडरबोल्ट का हिस्सा बन चुका है, वो यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए आया है और कहता है लगता है कि तुम भी अब फिस्क के टुकड़ों पे पलना शुरू हो चुके हो ऑटो। तो कहता है कि मैं बस अभी यहाँ पे अपना काम करने के लिए आया हूँ क्योंकि रिसेंटली हमें इस बारे में पता चला है कि तुम अपने लैब के अंदर कोई जबरदस्त चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा भले गवर्नमेंट के साथ कोई भी एग्रीमेंट क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब रूल्स बदल चुके हैं, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो तुम्हें शांति से मेरे साथ चलना होगा या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से सूजन अगले पल बोलती है कि हाँ, जैसा कि मैं इतनी आसानी से आने वाली हूं ना, और अगले पल वो वहां पे कंप्यूटर के पास जाके फौरन से एक बीप दबाती है और कहती है कि बैन जॉनी, दिस इज कोड X7, कोड X7। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर ऊपर जो है वहाँ पे बैन और जॉनी यहाँ पे मौजूद होते हैं वैलेरिया और फ्रैंकलिन के साथ। तो ये सुन के बैन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, कोड X7 बहुत ज्यादा बेकार है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे जब वो लोग समझने की कोशिश कर ही देते हैं, अचानक वहां पे थंडरबोल्ट के गार्ड जाके यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लिटरली वो लोग यहाँ पे बच्चों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये देख के बैन का आपा खो बैठता है और कहता है कि तुम बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वैन बोलता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बच्चों को बचाने की, वरना मैं तुम्हारी ऐसी शामत बुलाता कि तुम कभी भूलते नहीं। हैंग ऑन किड्स, हमें यहाँ से निकलना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि बैन और जॉनी वहां से जो है उस बैक्स्टर बिल्डिंग के शीशे तोड़ते हुए वहां से बाहर निकलते हैं और बैन वहां से उनको अपनी एक व्हीकल के अंदर लेते हुए फौरन बाहर निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन कितनी जल्दी कितनी ज्यादा अगली होते हुए नजर आ रही है। और इसी तरह हमारी कहानी आज यहाँ पे जो है लूक केज और जेसिका जोन्स के पास शिफ्ट होती है, जिनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद है। तो काफी टाइम हो गया था हमने लूक केज और जेसिका जोन्स को इस तरीके से नहीं देखा था। तो जेसिका पूछती है क्या और भी लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो लूक बोलता है कि देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो लोग मून नाइट को पकड़ चुके हैं और ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। तो जेसिका बोलती है कि वेल नो ऑफेंस टू अदर गाइस, लेकिन मैं शायद इसी वजह से कभी कॉस्ट्यूम पहनना पसंद ही नहीं करती थी हमें, क्योंकि सिटी के अंदर ऐसे रहना है जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल पीपल हैं। लेकिन अचानक हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बस के अंदर धमाका होता है जिससे वो पूरी की पूरी बस जो है वो गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और वहां पे लोग चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन ये देख के लूक वहां पे बिल्कुल भी नहीं रुकता एक सेकंड के लिए और अगले पल वो अपना हुडी पहनते हुए वहां पे जाता है उस बस से और जेसिका भी वहां पे आती है उस आदमी को बचाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉकर पहुंच चुका है जो कि इस वक्त थंडरबोल्ट का हिस्सा है और वो यहाँ पे ऑलरेडी नाइट हॉक को पकड़ रहा होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई थी और कहता है कि अब थंडरबोल्ट ने सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लिया है और अब मेरे लिए एक और फेवर करो कि अपने हाथ में ये फौरन से हथकड़ियां लगा लो। और अगले पल वो लूक केज को वो हथकड़ियां देता है, लेकिन लूक केज जेसिका की तरफ देखता है और हथकड़ियों को अपने हाथों से ही क्रश कर देता है और कहता है कि तुम जाओ भाड़ में शॉकर। तो वहीं से शॉकर बोलता है कि ऑल राइट, लगता है कि तुम्हें मुश्किल तरीके से करना ज्यादा पसंद है। और इसी तरह देखते हैं कि शॉकर वहां पे अपने ब्रेसलेट्स के जरिए अपने गॉन्लेट्स के जरिए वहां पे जबरदस्त किस्म की एक शॉक वेव फैलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं से जेसिका को भी गुस्सा आता है और अगले पल वो वहां पे लोगों को बचाने की कोशिश करती है और वहीं से लूक केज सीधा उसके पास आके उसके गॉन्लेट्स को बर्बाद कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जेसिका और लूक केज भी अब इस पूरे के पूरे मसले के अंदर ना चाहते हुए भी फंस चुके हैं क्योंकि वो सिर्फ एक इनोसेंट की मदद कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन को कितना खराब बनाया जा रहा है और न्यूज के अंदर भी इनकी फुटेज चलना शुरू हो चुकी है। तो वहीं से हम देखते हैं कि लूक केज बोलता है शॉकर को, वेल अब तुम्हें एक नया बैज मिल चुका है, ये तो काफी अच्छी बात है, तुम्हें मुबारक हो इसके लिए क्योंकि तुम पहले सिर्फ एक ट्रैश हुआ करते थे लेकिन अब तुम एक ऑफिशियल ट्रैश हो चुके हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो शॉकर और सारे के सारे थंडरबोल्ट्स की टीम की सही तरीके से शामत बुलाते हैं। लेकिन यहीं पे सारे के सारे लोग ये सारी चीजें अपने मोबाइल्स वगैरह पे रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं। तो ये देख के वहां पे लूक केज और जेसिका एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि केज खड़ा होता है और कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। विल्सन वेस्ट जो है वो एक गैंगस्टर और एक बहुत बड़ा फूल है, एक छोटा आदमी जो कि बड़ा बनने की कोशिश करता है, उसके हाथ में पावर लग चुकी है तो वो अब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकता है और इसीलिए वो मुझे और मेरे दोस्तों को तंग करने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ जो सुपर हीरोज के बारे में नहीं है बल्कि ये एक आदमी जो कि अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके हाथों में सब कुछ है।
वो तुम लोगों को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसने ये सब ना करा तो तुम लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, लेकिन असली मुश्किल में वो इस वक्त फंसा हुआ है क्योंकि उसकी पावर उसके हाथों से निकल रखी है। उसको अपनी पावर को मजबूत करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास कर सके। देखो, मैं कोई कैप्टन अमेरिका या मिस्टर फैंटास्टिक तो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आम सा न्यूयॉर्क में रहने वाला इंसान हूं जो कि अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी को मुसीबत में देखता हूं तो मैं ठीक वही करता हूं जो कि दूसरे न्यूयॉर्कर को करना चाहिए, मैं उसकी मदद करता हूं। और अगर मेयर फिस्क जो है मुझे रोकना चाहता है तो वो आए और आके ट्राई कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लूक केज ने पूरी की पूरी दुनिया के सामने एक खुलेआम धमकी देती है मेयर फिस्क को कि उसको जो उखाड़ना है वो आके उखाड़ ले। इसी तरह हम देखते हैं कि लूक और जेसिका घर पे आके अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू करते हैं और वो लोग समझ चुके हैं कि अब वो लोग जो इस बड़ी सी मुश्किल में फंसने वाले हैं, क्योंकि उसने धमकी तो दे दी है जोश में आके, लेकिन ये इनके लिए जो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। आगे से हम इनके लिए रास्ते जो है वो और से और मुश्किल होने ही वाले हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जेसिका और लूक अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपनी बेटी को बाहर निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तभी उनके घर के बाहर एक लैम्बोर्गिनी खड़ी होती है जहां से एक आदमी निकल के बोलता है कि हमें उनको रोकना होगा। तो केज बोलता है कि टोनी, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जेसिका बोलती है कि अगर तुम्हें छुपने का इतना ही ज्यादा शौक है तो कम से कम दूसरी गाड़ी तो उठा लेते। तो इसे टोनी स्टार्क बोलता है कि देखो, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें फिस्क को जो है गिराना ही होगा। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि श्योर, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी पावर उसके पास मौजूद है और डेमोक्रेसी का नाम तो इस वक्त हम ले भी नहीं सकते हैं। तो टोनी बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त हम लोग जो है अपनी आवाज जितनी भी उठा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें अगर उसको मुकाबला ले रहे हैं तो हमें उसके लेवल पे आना पड़ेगा, और ये हम करेंगे बिल्कुल ओल्ड फैशन वे के अंदर, यानी कि बहुत सारे पैसे और एक कैंडिडेट के साथ, क्योंकि अब जो हूँ मैं मेयर की रन के लिए खड़े होने वाला हूँ। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क का ये प्लान है कि वो विल्सन फिस्क को इस तरह मुकाबला करके नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो दुनिया की नजर में वो बर्बाद और बदनाम होते ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे टोनी स्टार्क के पास क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, लोग उसको वैसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना वही मेयर की सीट के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से डॉक्टर ऑक्टोपस के पास शिफ्ट होते हैं जो कि कहता है कि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मिस्टर रिचर्ड के लैब के अंदर हर एक वो चीज मौजूद है जिसकी हमें उम्मीद थी मिस्टर फिस्क। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ ऑटो कि तुमने अपना सौदा वैसे ही रखा जिस तरह से तुमने मुझसे कहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है तुम उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे असिस्ट करो मेरे इस काम के अंदर। क्या पैकेज तुम्हारे पास पहुंच चुका है? तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस जो है अब वो मिस्टर फैंटास्टिक की पूरी लैब को हथिया चुका है, उनके सारी की सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर चुका है और कहता है कि हाँ, तो वहीं से वो कहता है कि हाँ, वो पैकेज मेरे पास पहुंच चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे किंगपिन के सामने कोई और नहीं बल्कि पर्पल मैन मौजूद है जिसको उसने कैद करके रखा हुआ है, और वहां से चिल्ला रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो किंगपिन बोलता है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। तो वहीं से पर्पल मैन बोलता है कि फिस्क, मुझे इसके बारे में पता होना ही चाहिए था, तो ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे जेल से बाहर क्यों निकाला? क्या मेरा लॉयर यहाँ पे आज आने वाला है जो कि मेरा केस लड़ने वाला है? और अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे उसके हाथ में एक फाइल मौजूद होती है और कहता है किंगपिन, क्या तुम जानते हो कि ये मेरे हाथ में क्या चीज मौजूद है? ये पावर है। ये एक बहुत ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है पावर के बारे में कि लोग समझते हैं कि जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसके पास भारी मुक्के हैं, वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन असल पावर वो नहीं है। मेरी असल पावर जो है वो उन चीजों के अंदर है जो कि मैं दूसरों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर किसी के सीक्रेट्स मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए ही मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ, और मेरी सबसे बड़ी पावर यही है। ओवर द पास्ट डेकेड मैंने उन सारे के सारे लोगों की फाइल्स को जमा करके रखा हुआ है जो कि मेरे लिए मैटर करते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो या वो लोग हो जो कि मुझे आगे जाके कंपटीशन दे सकते हैं, सीक्रेट आइडेंटिटीज हो या उनके बैंक अकाउंट के खाते ही क्यों ना हो, या उनके घर वाले या उनके प्यारे ही क्यों ना हो जिनसे वो प्यार करते हैं। और अब मैं इस वक्त एक ऐसी पोजीशन के अंदर मौजूद हूँ कि मैं उन सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए, जो इनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। लेकिन अब जो हूँ मैं उन सारे के सारे लोगों की हर एक चीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने एंड गेम के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन तुम्हारे बारे में एक बहुत ही फनी बात है पर्पल मैन कि तुम्हारी फाइल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। तुम्हारे बच्चे वो मर चुके हैं और तुमसे कोई प्यार करने वाला भी नहीं है। देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी में कोई है नहीं जिसके खिलाफ मैं तुम्हें भड़का के इस्तेमाल कर सकूं। तो वहीं से पर्पल मैन बोलता है कि तुम जाओ भाड़ में फिस्क, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने लिए मैं अकेलौता ही काफी हूँ। इस पिंजरे को खोलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और उसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि किंगपिन उसके माँ का प्रिजन का दरवाजा खोल देता है और कहता है देयर वी गो, चलो तुमने मेरे लिए दरवाजा तो खोल दिया, अब मेरे लिए एक और फेवर करो बिग बॉय कि अपने आप को जान से मार डालो। लेकिन इससे पहले हम देखें कि वहां पे पर्पल मैन उसको ऑर्डर देके उसको मरवा सके, वहां पे किंगपिन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है नहीं नहीं ज़ेबेदिया, इस बात को अब जान लो कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल अब मुझ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी विल अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी बातें जो है वो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा असरदार हैं और तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, उनसे कुछ भी करवा सकते हो। क्या गिफ्ट है तुम्हारे पास। लेकिन अफसोस के साथ तुमने इस तोहफे को आज तक कैद करके रखा हुआ था, पर अब सब वक्त आ चुका है कि इस तोहफे को कोई और पोजेस करे जो कि तुमसे ज्यादा वर्दी हो, जो कि इस तोहफे को इस्तेमाल कर सके एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल विल्सन फिस्क जो है वो बेसिकली पर्पल मैन का यहाँ पे काम तमाम कर देता है, यानी कि उसको जान से मार देता है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ पोस्टर नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है फिस्क फॉर प्रेसिडेंट।
तो बेसिकली यहाँ पे विल्सन फिस्क का जो प्लान है वो ये है कि वो पर्पल मैन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी दुनिया का माइंड कंट्रोल या पूरे के पूरे अमेरिका का माइंड कंट्रोल करना चाहता है और अपने आप को मेयर नहीं बल्कि मेयर से बड़ा प्रेसिडेंट बनाना चाहता है पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और यहीं पे उसने जो है साथ साथ सुपर हीरो से भी पंगा ले लिया है अपनी थंडरबोल्ट्स की टीम की मदद से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से किंगपिन ने इस पहले इशू के अंदर ये बात को प्रूव कर दिया है कि क्यों वो मार्वल का जो है सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और खतरनाक किस्म का विलन माना जाता है। तो आपने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया होगा इस पहले इशू के साथ ही कि किंगपिन को मार्वल का सबसे ज्यादा बेस्ट विलन क्यों माना जाता है और ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड विलन है जिसको अब जाके कुछ हाईलाइट दी गई है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ से जो सारी की सारी सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल मुझे सिविल वॉर की याद दिला रही है कि जिस तरह से सुपर हीरो छुपते फिर रहे हैं और एक दूसरे से खिलाफ होकर लड़ रहे हैं, कि इस तरीके से थंडरबोल्ट की टीम को यहाँ पे लेकर आया गया है सारे के सारे सुपर हीरोज को पकड़ने के लिए। बस फर्क इतना है कि सिविल वॉर का जो इवेंट था वो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर था, यानी कि लॉ के पास होता ही पूरी की पूरी कंट्री के अंदर कोई भी सुपर हीरो आइडेंटिटी रिवील किए बगैर पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ये सिर्फ अभी न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है, तो क्या ये न्यूयॉर्क से बाहर जाएगा कि नहीं इसको हम आगे के इश्यूज में जानेंगे। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टू बी कंटिन्यूड।